हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे आराम से। ये हम लोग का बीपीएससी घटना चक्र बिहार स्पेशल का तीसरा वीडियो होगा। इसमें हम लोग पहले दो वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे और उम्मीद है आप लोग सब वीडियो देख रहे होंगे, और अगर नहीं देख रहे होंगे तो प्लीज़ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप लोग के पास उसे आसानी तक पहुँचा जा सके। और आप लोग इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। अगर कोई दोस्त बीपीएससी या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें बिहार विशेष के बारे में पूछा जाता है, तो इस वीडियो को उस तक ज़रूर से पहुँचाइए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो आप लोग के पास इसे जल्द से जल्द बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले हम लोग ने प्राचीन और मध्यकालीन भारत कर लिया था, तो अगर आप लोग नहीं देखा है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग जाइए उसे देखिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत में हम लोग मतलब ब्रिटिश के आगमन से आज़ादी तक का सारा, इसमें जितना भी अभी तक का बिहार में क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश में प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो यह अल्मीडा था। पुर्तगाली उपनिवेश में प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो यह अल्मीडा था। दूसरा नंबर, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो यह पुर्तगाली करता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यह है हॉकिंस। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को किया था। मैं इसका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत समय जाएगा, तो आप लोग से बस यही उम्मीद रहेगा कि आप लोग अगर चाहे तो डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो को कहीं पे मतलब डिस्क्रिप्शन के समय मैं वीडियो को स्लो कर दूंगा ताकि आप लोग आराम से वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, भारत में जो 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह की थी सूरत में। भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह सूरत में की थी। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो आया था जहांगीर के समय। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो यह की थी 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में स्थापित की थी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारक था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था फ्रांसीसी के द्वारा खिलाफ। 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सावली के स्थान पर हराया था? तो यह हराया था थॉमस वेस्ट को। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सावली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट को हराया था। उस क्षेत्र का पहचान करें जहाँ से यूरोप वस्तियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। तो यह बिहार से प्राप्त होता था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेज शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह बिहार था। अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे नियुक्त किया था? तो यह थे मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो यह मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ये डिस्क्रिप्शन है, चाहे तो पढ़ लीजिए। 13वां नंबर पर, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? 12 अगस्त 1765 को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उनकी साम्राज्य की सीमा थी। तो इसमें कोई भी ऑप्शन मतलब इस तरह का नहीं है जो इसका आंसर होगा, तो इसमें स्टार बना दिया गया है। तो आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। फिर से मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनका साम्राज्य की सीमा थी। देख लीजिए, इसमें स्टार बना हुआ है इसके आंसर में, तो आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, क्या बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में।
टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ ही। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लगाई गई थी? तो यह लगाई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। द्वैत शासन के जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिस कार्टिन को माना जाता है। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिस कार्टिन को माना जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। मुंगेर का बरहिलायत विरोध का उद्देश्य क्या था? ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। मुंगेर का मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो यह बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह गवर्नर जनरल कैनिंग थे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो यह थी दिसंबर 1856। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यह कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ये डिस्क्रिप्शन है, पढ़ लीजिए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह कुंवर सिंह थे। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे जगदीशपुर के। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह का किस स्थान से संबंधित है? तो यह जगदीशपुर से संबंधित है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो यह शामिल हुए थे आरा में। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ये लिए थे। इनमें लगभग सभी है। नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फरीदाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो चारों ने भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। पटना के 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का नेता थे कौन? तो राजपूत कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कौन? तो राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कौन? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो यह किए थे बिहार से। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किए थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो किए थे कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे? तो यह मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखे थे गालिब ने। 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखे थे। निम्नलिखित में कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण नहीं था? तो इसका आंसर डी, अधिकारियों की अक्षमता नहीं था। बाकी ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास बिल्कुल था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश यही था। भत्ता को रोकथाम ये भी था। तो इसका आंसर डी, अधिकारियों की अक्षमता नहीं था। निम्नलिखित में कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिकारियों की अक्षमता। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2, मतलब 2 और 4 भाग नहीं लिए थे। तो साहूकार नहीं लिए थे, जमींदार नहीं लिए थे, बाकी खेतिहर मजदूर लिए थे, कृषक भाग लिए थे। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था?
तो साहूकार और ज़मींदार भाग नहीं लिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2 और 4। ये देखिए, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हैं तो ये देखिए, पढ़ लीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन देखना है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसा से अंग्रेजों की मदद की थी, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथ जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी, यह बिल्कुल सही है। चलिए 43 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो यह अप्रभावित रहा था मुंगेर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 5। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर अप्रभावित रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 5। और प्रभावित कौन कौन सा रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, ये चारों जगह प्रभावित रहे थे। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो यह बढ़ा था बेगम ऑफ अवध। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो असफल रहने का इसका कारण था किसी सामान्य योग्यता और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी सामान्य योग्यता, योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह असफल रहा। यह डिस्क्रिप्शन है, चाहिए तो पढ़ सकते हैं। विचार कीजिए। कथन, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा और कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतराए गए। नीचे देखिए, कोड का सही उत्तर चुनिए। तो इसका हो जाएगा ए, दोनों का और का सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है। तो फिर से पढ़ देते हैं। कथन, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, बिल्कुल सही। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 में की थी। 1857 के विद्रोह में बादशाह बहादुर के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इस प्रांत से चयन किया, तो यह था गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इस प्रांतों से चयन किया तथा गोरखा, सिख तथा पंजाबी प्रांत से। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। इसका आंसर हो जाएगा ए। 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? यह वर्णित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ए, बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा यह वर्णित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1858 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह है पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग से संबंधित है। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो यह था रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जाती थी। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो यह था रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। आइए 53वां प्रश्न देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो यह थे दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो यह थे दीनबंधु मित्र। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो यह थे रैयतवाड़ी प्रथा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो यह थी रैयतवाड़ी प्रथा। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी कमर शाह ने। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो कमर शाह ने की थी। फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। आइए 57 नंबर प्रश्न देखते हैं।
फ़राजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो यह शुरुआत की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। फ़राजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो यह संगठित की थी गुरु राम सिंह ने। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था कुका आंदोलन को। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो यह थे महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो यह की थी वासुदेव बलवंत फड़गे ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? तो वासुदेव बलवंत फड़गे ने स्थापित की थी। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इकाई में हुआ था? तो यह हुआ था पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इकाई में हुआ था? तो यह पश्चिमी घाट में हुआ था। बिगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बड़ौदा में। बिगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह बड़ौदा में हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो यह खोंड थे। मानव बलि प्रथा के निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या था? तो यह खोंड जनजाति थे। आइए 64 नंबर प्रश्न, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यह छोटा नागपुर जनजाति के नाम से कोई विद्रोह हुआ नहीं था, तो इसलिए इसका डेट कोई निश्चित नहीं किया हुआ, इसमें स्टार मार्क किया हुआ है। आप लोग देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन। छोटा नागपुर में कई विद्रोह हुए थे, जैसे कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तो उसका अलग अलग डेट दिया हुआ है, तो आप लोग इसका देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पढ़ के अगला देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न, 1855 में ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो यह हराया था मेजर बारो को। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था सिद्धू और कान्हू ने। ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? तो 1895 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? 1895 में। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से यह जुड़ा हुआ है विद्रोह। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो यह रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। 1899 और 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेतृत्व कौन था? तो यह थे बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो यह बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो यह ये झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो यह झारखंड के पक्ष में थे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था सिंहभूम में। 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। आइए 54वां प्रश्न, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यह किया था ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लगभग हर जगह पे हुआ ही था, जहाँ जनजाति थे वहाँ पे हुआ ही था विद्रोह, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में कोई नहीं और एक से अधिक। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, आप लोग आराम से इसे देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की थी? तो यह हैदराबाद के निजाम थे। इनमें से किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो यह हैदराबाद के निजाम थे। बाकी विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलियार और त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पे विद्रोह किए थे। आइए 56वां प्रश्न, बंकिम चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया? तो यह सन्यासी विद्रोह थे। बंकिम चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो यह अपनाई थी लॉर्ड लिटन ने। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो यह रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। आइए अगला प्रश्न 79 नंबर, स्थानीय बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो यह किया गया था जमींदारों के साथ। स्थानीय बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो यह भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो यह भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। आइए 81वां प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी मद्रास में।
रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में लागू की गई थी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान में बंगाल और बिहार के में भूमि पर किराएदारों के अधिकारियों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। तो यह था 1885 में। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों में बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो यह 1885 था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे श्रीश कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो यह थे श्रीश कुमार घोष। यह डिस्क्रिप्शन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो यह थे लीडर। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था? तो यह लीडर पत्रकार था। 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो यह इसका ऑप्शन हो जाएगा बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जनजातियाँ और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 3। फिर से 19वीं शताब्दी में धर्म और समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो यह बुद्धिजीवी हो जाएंगे, नगरीय उच्च जातियाँ हो जाएगी और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1, 2, 3। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे माना जाता है? तो यह राजाराम मोहन रॉय को माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो यह राजाराम मोहन रॉय थे। आइए 88वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो यह राजाराम मोहन रॉय थे। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजाराम मोहन रॉय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष, तो इसका वर्ष क्लियर नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर में स्टार मारा हुआ है, आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना लगभग 20 अगस्त 1828 को की गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर स्टार दिया हुआ है। राजाराम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? तो 1828 में। राजाराम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? 1828 में। सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया कब? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया विलियम बेंटिक के द्वारा। आइए 92वां नंबर प्रश्न। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक थे। 19वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन? तो स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन? तो स्वामी विवेकानंद थे। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप लोग चाहिए तो इसको वीडियो को रोक के आप लोग इसे आराम से पढ़ सकते हैं। 94वां प्रश्न। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो यह था स्वामी विवेकानंद। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वर्ष 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वर्ष 1897 में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? आर्य समाज। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं इसे आराम से वीडियो रोककर। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो यह थी ज्योतिबा फुले ने। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह मैडम AP ब्लावेत्स्की ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लावेत्स्की ने की थी। 100वां नंबर प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रथम महिला अध्यक्ष थे श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थे। 101वां नंबर प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो यह कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। भारतीय नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो ये थे ज्योतिबा फुले। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजक पहचाने। तो सही संयोजक इसमें से है B, आत्माराम पांडुरंगा, मदन
मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फुरदोंजी। मतलब प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, देवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजक पहचाने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आत्माराम पांडुरंगा, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फुरदोंजी। नाई धोबी बंद सामाजिक बायघाट का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। पता नहीं ऐसे क्यों आ गया इसमें बॉक्स, एक क्वेश्चन पे चढ़ा हुआ है, एक आंसर पे चढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तकार अधिनियम कब पारित हुआ था? यह पारित हुआ था 1900 में। पंजाब भूमि हस्तकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1900 में पारित हुआ था। अवध में एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था लगान के नगद में परिवर्तन। अवध में एक का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यह था लगान का नगद में परिवर्तन। चलिए बॉक्स सही हो गया, अब थोड़ा पढ़ने में सही लगेगा। स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो यह संबंधित थे बिहार के किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित से किससे संबंधित थे? तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो यह थे राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद इसमें जुड़े हुए थे। आइए 110वां नंबर प्रश्न, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। यह डिस्क्रिप्शन है, आप लोग चाहिए तो इसे पढ़ सकते हैं। मैं फर्दर के लिए वीडियो 1-2 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो यह समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो यह थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार कौन थे? तो यह थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये डिस्क्रिप्शन है, आप लोग चाहिए तो पढ़ लीजिए कौन कब सहायक संधि स्वीकार किया था मराठा में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? 1877 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इनके संस्थापक ई ऑप्शन दिया हुआ है, उपयुक्त में कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इसकी स्थापना में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जैसे फिरोज शाह मेहता थे, केटी तैलंग थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो इन्हें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से इसमें जुड़े हुए थे। बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इनके थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ईस्वी सन 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो यह थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, क्या थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। आइए 118वां प्रश्न, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो इन्हें हटाया गया था 1874 में। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो 1874 में हटाया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे राममोहन रॉय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राममोहन रॉय थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1884 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका स्टार दिया हुआ है ऑप्शन में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इनमें भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी कब? ए ओ ह्यूम ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ए ओ ह्यूम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ए ओ ह्यूम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन? असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने किया था 1924 में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी सरोजनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वीं अधिवेशन किस स्थान पर हुई थी? तो यह हुई थी बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वीं अधिवेशन किस स्थान पर हुई थी? तो बांकीपुर में हुई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह बोले थे सर सैयद अहमद। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह था सर सैयद अहमद। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इससे शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसे शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ये डिस्क्रिप्शन है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। 134वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये थे लॉर्ड लिटन। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान की गई थी? तो लॉर्ड लिटन थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ से? शहरी क्षेत्र से। निम्नलिखित में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में कौन उग्रपंथी नेता नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह क्रांतिकारी नेता थे, मतलब उग्र क्रांति थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में ये कहा था? तो उन्होंने यह कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। रजनी पामदत्त ने कहा था वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में यह कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उन्होंने यह कहा था। 140वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभावाधीन आया था, कब आया था? तो 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था कब? 1906 के बाद। बाल गंगाधर तिलक लोकनायक तिलक के नाम से जाने गए थे जब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपयुक्त में कोई और उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था जिनके बाद इन्हें लोकनायक तिलक बताया जाए। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकनायक तिलक के नाम से जाने जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के कर्म दल से संबंधित था? तो यह थे अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के कर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष संबंधित है। बाकी दादा भाई नौरोजी, जेके गोखले और एस.एन. बनर्जी ये सब नरमपंथी नेता थे। यह डिस्क्रिप्शन आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 15 अगस्त 1906 को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। ये गर्मदलीय थे बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक। बाकी दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाड़े और गोपाल कृष्ण गोखले नरमदलीय थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का
की आंदोलन की पद्धति थी, क्या थी? राजा वामपंथी आंदोलन। राजा वामपंथी आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति थी कौन? राजा वामदलीय आंदोलन। आइए 140 नंबर प्रश्न देखते हैं। शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो यह मशहूर थे लाला लाजपत राय। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय मशहूर थे। अभिनव भारत में कौन संबंधित था? अभिनव भारत से तो यह संबंधित थे बीडी सावरकर। अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो बीडी सावरकर संबंधित थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो यह हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में इनका प्रयास हत्या का किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो यह थे द टाइम्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यह जुड़ी हुई थी यंग इंडिया, नहीं जुड़ी हुई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया जुड़ी हुई नहीं थी। बाकी संध्या, युगांतर और गदर जुड़ी हुई थी। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संस्थापकों संपादकों के नाम का सही संयोजक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। नीचे दिए गए विकल्पों का सही राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संस्थापकों के नाम का सही संयोजक ज्ञात कीजिए। तो यह थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। ये देखिए यहाँ पे मेल किया हुआ द हिंदू के संस्थापक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के थे बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के थे गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे पाकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो यह मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को माना जाता है। भारतीय क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को माना जाता है। मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो इन्हें फहराया था स्टुअर्ट गार्ड में। मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो यह फहराया था स्टुअर्ट गार्ड में। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो यह थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो यह 1911 में रद्द हुआ। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 में रद्द हुआ। आइए 160वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। यह प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। आइए 161वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी कब? उपयुक्त सभी के कारण। तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस से विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, बिल्कुल सही। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, बिल्कुल सही। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शासन का महत्व बचा हुआ है, यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था W. हंटर ने। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा हुआ है, यह किसने लिखा था? तो यह W. हंटर ने लिखा था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी 1924 में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। करजन वाइली की हत्या का आरोप में किसने मृत्युदंड दिया गया था? तो यह थे मदनलाल ढींगरा को।
कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदनलाल ढींगरा को मृत्युदंड का आरोप दिया गया था। मॉन्टेग्यू चिंग्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। मॉन्टेग्यू चिंग्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी हुई थी। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखा श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन है? तो यह थे अरविंद घोष। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों के लेखक कौन थे? तो यह थे अरविंद घोष। काकोरी डकैती ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो यह थे रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। काकोरी डकैती ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह थे। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक नेता थे एक भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे भगत सिंह। निम्नलिखित पंक्तियों में किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यह थे बिस्मिल। निम्नलिखित पंक्ति को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो यह बिस्मिल्लाह का लिखा हुआ था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचयिता कौन है? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि इसमें बिस्मिल्लाह का नाम नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिए थे भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो यह फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। सरकार के विद्रोह में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। 75 नंबर प्रश्न, अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। ये देखिए अनुशीलन समिति के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, कब, कहाँ, कैसे। तो आप लोग इस डिस्क्रिप्शन को आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो को रोककर। आइए अगला प्रश्न 176 नंबर प्रश्न देखते हैं। ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो यह थे सचिदानंद सन्याल ने। ईस्वी सन 1931 से पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिदानंद सन्याल ने की थी। चटगांव शास्त्री छापामारी की योजना बनाई गई थी सुरेश सेन के द्वारा। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सुरेश सेन के द्वारा। चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन संबंधित है? तो यह संबंधित है सुरेश सेन। चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन संबंधित है? सुरेश सेन संबंधित है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किए थे अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विद्रोह का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1931 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1931 में। गदर क्रांति छिड़ने से सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यह महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने में का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था। आइए 182 नंबर प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो यह बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। 185 नंबर प्रश्न, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, या के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी श्री राजगोपालाचारी ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी श्री राजगोपालाचारी ने। इंडिया ऑफ इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी CR दास ने। इंडिया ऑफ इंडियंस किताब किसने लिखी थी? CR दास ने यह किताब लिखी थी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। 188 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो यह थे नवाब सलीमुल्लाह खान। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया
मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां थे। आइए 190 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1906 में मिनटों में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। 1906 में मिनटों से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया? तो यह था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो यह थे टी.एस. ऑलकॉट। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो यह थे टी.एस. ऑलकॉट। बाकी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एम सुब्रमण्यम अय्यर का योगदान था। 193 नंबर प्रश्न। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह था ए नंबर ऑप्शन कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। आइए 194 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो यह थे 1917 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब शुरू किया था? तो यह 1917 में शुरू किया गया था। 195 नंबर प्रश्न। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया चरण का आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम का एक नया चरण का आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। आइए 196 नंबर प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो शुरू था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप लोग चाहे तो इसे वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। मैं थोड़ा देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ वीडियो, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब आगे देखते हैं। नोआखली काल में महात्मा गांधी का सचिव कौन थे? तो यह इनके सचिव थे प्यारेलाल। 197 नंबर प्रश्न। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल इनके सचिव थे। 198 प्रश्न। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो इनका पहला सत्याग्रह चंपारण था। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह इनका पहला सत्याग्रह था। निम्नलिखित में किस कॉलेज में गांधी जी की पढ़ाई की गई थी? तो यह थे श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो यह श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था? तो यह थे चंपारण। 200 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था? तो यह थे चंपारण सत्याग्रह। आइए 201 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ बंगाल गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो यह थे रामकुमार शुक्ल। किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो यह थे राजकुमार शुक्ल। 202 नंबर प्रश्न। गांधी जी के चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो यह थे राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 203 नंबर प्रश्न। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो यह थे राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। गांधी जी द्वारा भारत की पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो यह चंपारण में शुरू किया गया था। गांधी जी द्वारा बिहार में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण में शुरू किया गया था। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूँ। इसमें 204 क्वेश्चन का उत्तर सॉल्व किया गया है। तो आप लोग से यह अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को बार-बार देखें ताकि रिवीजन जल्दी हो सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो आप लोग के पास इसका मैसेज पहुँच जाए। और अगर आपके किसी दोस्त मित्र या परिवार में कोई बिहार की तैयारी या बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि उन्हें इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और यह तीसरा वीडियो है इस क्रम का। तो इसके पहले 2 वीडियो
हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाइए उसे देख लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभान्वित हो सके और हमें भी आगे काम करने का मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।